दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग आपस में ज़रूर देखते हैं कि फैमिली डिस्प्यूट होता है, ज़मीन को लेके डिस्प्यूट हो जाता है। लेकिन वो डिस्प्यूट इस बात तक आ जाता है कि भैया मैं इसके कब्ज़े में हूँ या वो ज़मीन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मेरे कब्ज़े में है या नहीं है। और एक दूसरे के साथ हम लोग आगे करते-करते कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाते हैं यही प्रूव करने के लिए कि भैया मेरा कब्ज़ा है या तेरा कब्ज़ा है। कुछ ऐसा ही केस जब कोर्ट में आया तो कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा हिसाब किताब लगा के कागज़ों को पूरे तरीके से चेक करके आगे का फैसला लिया। तो कुछ ऐसा ही जज साहब ने भी ध्यान से देखा और समझा और ये प्रूफ करने की वकील साहब ने कोशिश करी कि नहीं जो वो कह रहे हैं वही सही है। लेकिन आपको पता है कि कोर्ट के अंदर ऐसे ही चीज़ें प्रूव नहीं हो जाती, वहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आओ समझे सारी बात। तो आपका ये कहना क्यों माना जाए कि आप पोजीशन में थे? पोजेशन में थे। ये तो ट्रायल कोर्ट की क्या फाइंडिंग ट्रायल है? कोर्ट छोड़िए, उसको हमको बताइए। दोनों कोर्ट की फाइंडिंग है कि दो नहीं, 5 मात्र वो 20 आप अपना पोजीशन कैसे प्रूव करेंगे ये बताइए हम। रेवेन्यू रिकॉर्ड उसके नाम से, ऋण रेवेन्यू। पुस्तिका उसके नाम से, हाँ, आप फिर भी बोल रहे हैं हम पोजीशन में हैं। Yes, ऐसे कैसे मान लिया जाए आप पोजीशन में हैं? ये तो सारे साक्षी लोग बोल रहे हैं, उसके साक्षी बोल रहे हैं। टाइम पार्ट भी जाएंगे आप। मालट, ये तो मुझे तब पता चला जब तहसीलदार के यहाँ से जब रेवेन्यू रिकॉर्ड तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड का बताएंगे पोजीशन कि आप बोर खा रहे थे। भले ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हो गया था, लेकिन आप वो खा रहे थे, इसका क्या प्रूफ है? Lordship, this is the plaintiff's appeal, Lordship. Plaintiff preferred the suit before dismiss. Both the courts were dismissed, Mallet. But no, substantial question of law is then involved. Whether the oral gift deed is the valid or not. No. So no, this answered as a no as per the section 123 of the transfer of Must property. be registered. No, there is no deed. But my property has been transferred in the name of the Himalaya Ashram without being any gift deed. हिमालय आश्रम का बाबा कौन है? बाबा है तपी मणि बाबा हैं? तपी मणि बाबा कौन बाबा? तपी मणि ये कहाँ से नया बाबा? इसमें नया है बाबा। तपी, हाँ नया बाबा है। नया बाबा। और क्या बोलते हैं, मेरी प्रॉपर्टी को अपने नाम से दान पत्र है ऐसा कह के संशोधन पंजी में इंद्राज करा लिया है। और संशोधन पंजी अपने आप ही दान लगा लिया। तो आपका दान बता 1976 हैं? 1976 में उनका कहना है कि 76 हाँ 1976 में my father gifted the property in favor of the Alekh Himalaya Ashram Tapi Madi Baba, so that the property property recorded in the name of the Tapi Madi Ashram. तो रिकॉर्ड भी हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया डी 4 संशोधन पंजी। और ज्यादा अंदर सो रहे थे लगता है। सुन रहे हैं। हाँ। नामांतरण भी हो गया। एक्चुअल में क्या था, मेरे फादर घर छोड़ के चले गए थे और भी छोड़ के चले और गए। उसके बाद क्या बोलते रहे नहीं, उसमें से जो तीन डोली खेत है उसमें 2 डोली खेत में मैं कमाता खाता था और साइड में एक आश्रम बना हुआ था जहां मेरे पिताजी रहते थे। तो उन्हीं के साथ में जो सन्यासी लोग थे वो वहां रहना शुरू कर दिए। और बाद में पता चला राजस्व विलेख में अपना नाम दुरुस्त करा लिए हैं, संशोधन पंजी कर लिए हैं, मैप को दुरुस्त करा लिए हैं। तो मैंने तहसीलदार के यहाँ ऑब्जेक्शन रेज किया। तहसीलदार ने मेरे ऑब्जेक्शन को अलाउ किया, अलाउ करके कहा कि नहीं भाई इनकी प्रॉपर्टी इनके नाम से दुरुस्त करो। उसके खिलाफ उन्हें कलेक्टर को शिकायत की, अपील नहीं किया, कलेक्टर को शिकायत किया। कलेक्टर ने शिकायत को काग्निजेंस लेकर के एसडीओ को कहा इनका नाम अभिलेख को दुरुस्त कर दिया जाए, एज इट इज कर दिया जाए। और उन्होंने फिर से जो तहसीलदार का आदेश है उसको सेटिसाइड कर दिया। एक डोली में वो लोग क्या कमाते खाते? एक आश्रम बनाए थे, आश्रम बना लिया। घास फूस का आश्रम पहले बनाए थे, अभी पक्का मकान बन गया वहाँ। और उसमें वो 25 डिसमिल लगभग है। तो उसमें मकान बना के वो आश्रम डिस्प्यूटेड लैंड 25 नहीं, डिस्प्यूटेड लैंड है 1 एकड़ 0.405 हेक्टेयर, 1 एकड़ 60 डिसमिल होता है। उसमें से 25 डिसमिल में वो आश्रम और घास फूस का बाउंड्री वाल पहले से, बाकी में 2 डोली खेत में मैं कमा खा रहा हूँ। लेकिन अब कलेक्टर को शिकायत किए थे तो कलेक्टर ने एसडीओ को डायरेक्ट किया और एसडीओ ने कहा मेरे को तत्काल इविक्ट किया जाए तीनों डोली से। तो मैंने सिविल सूट फाइल नहीं तो तीनों डोली उसके नाम से चला रहा और रिकॉर्ड में 76 में उसके 3 डोली उसके नाम से चला रहा। आप क्या कर रहे थे? अब मेरे को पता नहीं क्या कर रहे थे। मैं तो बच्चे हूँ उनके। बच्चे हैं किसके? जादवों के। तो कितने साल के? 56 साल के हो गए। अब कमा खा रहे हैं, कैसे मान लिया जाए कमा खा रहे हैं? ये मैं एक डॉक्यूमेंट फाइल किया मिलट, ट्रायल कोर्ट में फाइल किया हूँ। वही डॉक्यूमेंट आपके सामने ही फाइल किया मिलट, एनेक्सर A3। क्या बोलते थे उसमें खोदो और क्या बोलते हैं धान बोए हैं, इस बार तो धान बोए हैं। पहले भी धान बोते थे। तो धान तो बेचते रहे होगे? नहीं, धान को सोसाइटी में बेचते रहे होंगे। इसमें आया भी है, एडमिटेड है ये फैक्ट। इस केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन। तो सवाल ये है कि 73 से आप सोए हुए हैं, अब जाके जगह सन 73 से 73 76 की बात होगी 2018 में
2018 2018 तब जगह है साल हम, से सोए हुए हैं आप। तब हम सोए हुए थे जब हमारे सोए पिताजी वाले जब तक जिंदा रहे। हमको वहां जाने का कोई परमिशन नहीं था। पिताजी वहां रहते थे आश्रम में, उनके सब चेला चपाटी लोग वहां रहते थे, उसके साथ के सन्यासी लोग वहां रहते थे, तो हम जाते नहीं थे वहां। अब पिताजी जब वहां से छोड़ के चले गए हमको बिना बताए, अब वो कहाँ गए पता नहीं। तब हमने क्या आप पोते खाते थे, इसका क्या प्रूफ है? दो ये आया है ऑलरेडी क्या है? अभिलेख में, कास्ट एग्जामिनेशन में जो आया है, कास्ट एग्जामिनेशन में दोनों साइड के विटनेस ने कहा है कि 25 डिसमिल में आश्रम बना है, शेष जमीन लोग बोते खाते चले आ रहे हैं। और अभिलेख में 76 डिसमिल, अभिलेख में 0.401 हेक्टेयर शोधन पर जिसके नाम, जिस आधार पे नाम दुरुस्त हुआ है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उसने लिखा दान पत्र, तो दान पत्र के नाम पे वो सवाल टाइटिल तो ठीक है, यदि आप आपके पिताजी उसके ओनर थे मेलट तो टाइटिल के हिसाब से ठीक है, मेलट सवाल लिमिटेशन का है। लिमिटेशन तो वही है मेलट कि जिस दिन तहसीलदार ने मेरे फेवर में ऑर्डर की, जब मेरे को जानकारी हुई तहसीलदार को मैं कहा, तहसीलदार ने वैसे आप जानकारी का क्या मतलब? जानकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब अल्टर हुआ तब मुझे पता चला कि वो नक्शा भी कटवा लिए हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में 76 में नामांतरण संशोधन पंजी 76 में दुरुस्त हुआ, लेकिन संशोधन पंजी के लाइट में मैप दुरुस्त नहीं हुआ। मैप दुरुस्त हुआ जब क्या आप पटवारी हैं जो मैप को धरे धरे कोड खेत जाते थे? मतलब 2016 में जब दुरुस्त खसरा बीवन देखता है ना आदमी। मतलब तो अब वो रेवेन्यू लगान कौन पटाता? लगान हम पटाते थे, ये तो डिस्प्यूट नहीं है। लगान तो हम पुस्तिका पटाते किसके नाम से? मतलब ऋण पुस्तिका किसके नाम से? ऋण पुस्तिका मेरे पिताजी के नाम से था। अरे उसके नाम से नामांतरण हो गया तो ऋण पुस्तिका कहाँ है? ये अभिलेख में मैंने डॉक्यूमेंट पेश किया, ट्रायल कोर्ट का जजमेंट में आया है। पता ही नहीं है कि भैया पिताजी क्या कर गए हैं। दिक्कत यहाँ आ रही है। ये पेज नंबर 38 अब प्रूव करना मुश्किल हो रहा है। प्रतिवादीगण ने, ये पेज नंबर 13 से, वादी ने अपने पक्ष समर्थन में, पेज नंबर 37 मिनट, वादी ने अपने पक्ष समर्थन में दामोदर यादव वादी साक्षी क्रमांक 1, गोपाल यादव वादी साक्षी अरे क्रमांक सब छोड़िए, ऋण पुस्तिका का बताइए किसके नाम से? आपके पास है ऋण पुस्तिका? आप अपना पोजीशन कैसे बताएंगे कि आप वो खा रहे थे? ये प्रूव करना पड़ेगा कि बाकी की जगह पे तुम कुछ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। है पंचनामा, पंचनामा से नहीं चल, वो पंचनामा तो अभी जाके दूसरा बनवा दो। हाँ ये तो बना तो वादी का है, का कोई मतलब नहीं ये है। बात का है, इसमें ये कह रहे हैं वो उसका ने कुछ भी कहे, वो पंचनामा का कोई वैल्यू नहीं। D3 आप इसको इसका रिबटल क्या है आपके पास कि 73 में ऐसे पंचनामा का कोई मतलब? P2 का डॉक्यूमेंट मैंने पेश किया है। P2 के डॉक्यूमेंट B1 खसरा 5 साल है 16 का, ये मेरे नाम से, तो बाद में कलेक्टर के ऑर्डर, उससे ऑर्डर से हुए एसडीओ को तब ना, तहसीलदार के आदेश से मेरे नाम से दुरुस्त हुआ था। पहले का 76 का तो मेरे नाम से है ना। मिसाल बंदोबस्त अधिकार ब्लैक मेरे नाम से है। अरे उसके बाद जब 76 में नामांतरण हुआ बोल रहे तो 76 में संशोधन पंजी में एंट्री हुआ, संशोधन पंजी के लाइट में रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त नहीं हुआ। जब नक्शा कटा तब मुझे पता चला में नाम नहीं दुरुस्त हुआ। दुरुस्त जब हुआ तब मैं ऑब्जेक्शन रेस किया 16 में, जब मेरा पता चला। पंजी कहाँ है? ये संशोधन पंजी है, ये रीनंबरिंग पर्चा है, एग्जीक्यूटिव पंजी दामोदर यादव का ये तो है मतलब P2 रिकॉर्ड तो आया नहीं है अभी। हाँ संशोधन पंजी है, अभी कटा तो है नाम इसी में। संशोधन पंजी है, ऊपर लिखा होगा ना क्या डॉक्यूमेंट। संशोधन पंजी 6465 D4। उसके बाद का 64-65 के बाद का खसरा बीवन का है D4 D4 में तो भाई क्या ढूंढ के आ रहे हो, कोई प्रूफ कैसे करोगे? ये संशोधन पंजी है 20/12/76 का, उसमें उसका नाम चढ़ा होगा, वो वाला 20/76 है। मेरा नाम काट के उसका नाम दुरुस्त हुआ। आपका नाम काटे कि आपके उसका पिताजी का नाम नाम दुरुस्त काटे? कर पिताजी का चादवो का। कैसे काटे? कोई ऑर्डर है? इसमें लिखा है अभिलेख देखा, दान पत्र सर्वे नंबर 130 से रकबत 0.45 एकड़ राधवो। ठीक है, दान पत्र के आधार पे नामांतरण होगा। हाँ तो दान तो अनरिटेड है बोल रहे हैं ना। दान का कोई डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं है, दान कुछ नहीं है, लेकिन दान पत्र ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं है। लेकिन वो इशू ये लिखा है है कि इसमें संशोधन हो गया। हाँ खसरा बीवन में किसका नाम है? खसरा B1 में तो आलेख में हिमालय का नाम है। आपका है 88 में 88 में हाँ, मतलब 88 में आलेख में हिमालय का नाम है। खसरा बीवन में भी आ गया था। आलेख में भी आप सोए रहे। D6 में ऋण पुस्तिका भी उसी के नाम से होगा। सोए रहे। तो आपका ये कहना क्यों माना जाए कि आप पोजीशन में थे? ये तो ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग है। ट्रायल कोर्ट छोड़िए उसको, हमको बताइए। दोनों कोर्ट की फाइंडिंग है कि 2 नहीं 5 मात्र वो 20 आप अपना पोजीशन कैसे प्रूव करेंगे ये बताइए हम। पोजीशन प्रूफ करना पड़ेगा आपको रेवेन्यू कि आप रिकॉर्ड थे उसके वहां नाम पे। से,
ऋण रेवेन्यू पुस्तिका उसके नाम से, हाँ आप फिर भी बोल रहे हैं हम पोजीशन में हैं, यस ऐसे मैम, कैसे मान लिया जाए आप पोजीशन में हैं? ये तो सारे साक्षी लोग बोल रहे हैं, उसके तो साक्षी बोल रहे हैं। टाइम बांट नहीं जाएंगे आप? मालट टाइम ये तो बार्ड। मुझे तब पता चला जब तहसीलदार के यहाँ से जब रेवेन्यू ओहो रिकॉर्ड हो, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड का बताएंगे पोजीशन कि आप बोर खा रहे थे, सही भले ही बात है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हो गया था, लेकिन आप वो खा रहे थे, आप इसका वो क्या कहा प्रूफ? रहे थे क्योंकि टाइम बाउंड हो गया, ये तुम ओरल बहुत एविडेंस साल आया बाद है, आए हो। दोनों पार्टी ने कहा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ कि नहीं मत पढ़िए, रिकॉर्ड में बताइए। मीन वाइल 2 डोली के लिए मेरे को स्टेटस को मेंटेन करिए मालट। हैं? 2 डोली के लिए 20 डिसमिल तो उनका आश्रम बना हुआ है, उसको अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो तू भी मेंटेन स्टेटस को, जैसा जैसा जिसका कब्जा है। आप उसको भगा के बाबा आप बच नहीं जाओ वहाँ पे आप। नहीं, अब वो तो रिकवरी ऑफ पोजेशन का मेरा सूट है, मेरा सूट अलाउ होगा तब उसका पोजेशन मिलेगा, नहीं तो मेरे पोजेशन तो मिलेगा नहीं उसका 25 डिसमिल का। बाबा देख लो सारी जमीन लेके बैठ गया। वादी का दावा स्वीकार किया जाए। फाइंडिंग है कि दान पत्र के हिसाब से उसको टाइटल नहीं मिलता है, फाइंडिंग है ट्रायल कोर्ट का। उसके बाद फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने बिना अपील के रिवर्स कर दिया उस फाइंडिंग को। ये ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग है, पेज नंबर 41, ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग पेज नंबर 41 से डिस्कस करते हुए पेज नंबर 43 में लास्ट 3 लाइन ऊपर का। अग्रवाल एडवोकेट फॉर अपीलान 28 सोनी रिस्पोंडेंट 28 रिस्पोंडेंट 28 थर्ड इशू नोटिस नहीं थर्ड। अब बंदे को ये प्रूव करना मुश्किल हो रहा है कि भाई वो जमीन तेरी ही थी, क्योंकि टाइम बाउंड हो गया, 76 में हो गया काम, 2018 में पता लग रहा है। नहीं सर, इशू नोटिस टू रिस्पोंडेंट ऑन आई नंबर 1 ऑफ 2025 एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 CPC PF be paid within a week. Call for record of trial court as well as first appeal. Meanwhile, purely as an interim measure, तो कोई एग्जीक्यूटेबल डिक्री तो है ही नहीं। मिसिल 13(1)(2) लगाया हूँ कि वहाँ मेरे को यदि रिकॉर्ड के It is directed that status quo in respect of status quo as exists today in respect of suit property be maintained till further action. बोला जाएगा। तो दोस्तों ये आपने देखा कि किस तरीके से उस बंदे को पता ही नहीं लगा कि उसके पिताजी द्वारा जहाँ प्रॉपर्टी या जिस खेत में जिस एरिया में रहना कर रहे हैं और उसके साथ कुछ लोग रह रहे हैं, वो कल को उन्हीं की ही ज़मीन हड़प लेंगे और अपना आश्रम बना लेंगे। बनाना तो दूर की बात है, आश्रम तो बनाया अपने नाम भी कर लिया। आज इस बंदे को पता लग रहा है कम से कम भी 25-30 सालों बाद कि भैया तेरा नाम तो कट गया वहाँ से। तो जज साहब ने ये प्रूव करवाने की कोशिश करी, उससे ये समझने की कोशिश करी कि भाई तू ये प्रूव कर कि तू उसके पोजेशन में था, तभी मैं तुझे बचा पाऊंगा। अब वो बंदा ये प्रूव कर दे अगर कि हाँ ये ज़मीन मेरी है, बाकी की या इधर उधर की पोजेशन में मेरे पास थी, तो आगे कुछ बात हो। तो आप ये देखो अपनी ही चीज़ को पाने के लिए भी आदमी को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो भैया बच के रहो, बड़ा सोच समझ के रहो, अपनी जो भी चीज़ें हैं उसे चेक करते रहो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।